चैप्टर 1 मास्टर चली गई। सामने 19 साल का एक लड़का कपड़े सिल रहा था। हाथ में सुई धागा लिए वो कपड़े सिलने में इतना खो चुका था कि अगर यहाँ सुनामी भी आ जाए तो उसे उससे कोई फर्क न पड़े। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज में उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है। वो अपना काम पूरा करने के बाद खुश होकर खड़ा होते हुए बोला, देखिए मास्टर, मैंने इस काम में भी महारत हासिल कर ली है। उसे ऐसे पोज देते देख लग रहा था कि मानो उसने पूरा जग जीत लिया हो। तभी एक लड़की ताली बजाते हुए कहती है, वाह क्या बात है, सच में तुम तो कमाल के हो। फिर वो लड़की अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि तुम ये लड़कियों वाला काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, एक लड़का होते हुए। वो लड़का पास आकर कहता है, मास्टर वो तो मैं मजाक कर रहा था, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। फिर वो उस लड़की के और पास आते हुए बोलता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज के लिए काफी एक्साइटेड है, जो कि उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है, मास्टर भूमि, क्या आप मुझे कल्टीवेट करना सिखा देंगी प्लीज। भूमि उससे दूर होते हुए खांसते हुए कहती है, अभी नहीं, अभी नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रही है। भूमि कहती है, देखो अक्षत, अभी तुम्हें कुछ और भी सीखने की जरूरत है। अक्षत कहता है, क्या मास्टर, अभी नहीं, और मुझे अभी कुछ और भी सीखने की जरूरत है, लेकिन मैंने वह सब किया जो जो आपने करने को कहा, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, मार्शल आर्ट, पोएट्री, खेती, हंटिंग, फिशिंग, कुकिंग, शिल्पकला, लोहारी, फॉर्मेशन, मेडिसिन, काष्ठ कला, गार्डनिंग, बीस्ट टैमिंग और कई स्किल में सब में मैं मास्टरी कर उनकी उच्चतम लेवल तक पहुंच गया। मात्र 3 साल में, और अभी अभी मैंने सिलाई में भी मास्टरी कर ली है, और आप अभी भी मुझे कल्टीवेशन करना नहीं सिखा रही है। पता भी है मुझे इन सब में मास्टरी करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, और यह सब सिर्फ कल्टीवेशन सीखने के लिए मैंने किया था। भूमि हंसने लगती है, वो कहती है, अच्छा क्या सच में। अक्षत कहता है, आप तो बस यहाँ वहाँ घूमती रहती, खाती पीती और सोती थी, आपको कैसे पता होगा कि मैंने इन सब को सीखने में कितनी मेहनत की है। भूमि कहती है, वो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती थी, तो क्या इसमें क्या है। अक्षत थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, मास्टर कहीं आप मेरे साथ कल्टीवेशन सिखाने के नाम पर खेल तो नहीं रही है। भूमि उससे दूर जाते हुए कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है और फिर धीरे से कहती जाती है, मुझे माफ करना अक्षत, इस तरह तुम्हें बीच में छोड़कर जाने के लिए, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। तभी पीछे से अक्षत कहता है, आप कहाँ जा रही हैं मास्टर। अब आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं, मैं आपके बातों में नहीं आने वाला। भूमि पीछे मुड़कर उसे एक मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अपना ख्याल रखना अक्षत। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। भूमि के उस मुस्कान के पीछे एक दुख था जो अक्षत ने महसूस कर लिया। वो समझ गया कि उसकी मास्टर उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई है। वो उस तरफ ये चिल्लाते हुए आगे दौड़ने लगता है, मास्टर मैं अब आपसे कल्टीवेशन के बारे में बात भी नहीं करूंगा, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवा मेरा यहाँ है ही कौन। इतना कहते ही वो सामने ढलान से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो काफी तेजी से इस तरफ दौड़ने लगा था और अचानक से वो रुक नहीं पाया। अक्षत यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो तो हमारे पृथ्वी का रहने वाला था। उसका पूरा नाम अक्षत सिंह था। वो दिल्ली के एक जाने माने उद्योगपति का बेटा था। लेकिन जब वो 5 साल का था तब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके सिर से उसके पेरेंट्स का हाथ चला गया। लेकिन उसके जीवन में ये दुख कम नहीं था कि उसके खुद के सगे अंकल ने उसे कार एक्सीडेंट में मृत दिखाकर उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसे एक बेकार से अनाथालय में भेज दिया ताकि कोई जान ही न पाए उसके बारे में। अक्षत बेचारा 5 साल का छोटा बच्चा भला कर भी क्या सकता था। वो तो अपने माता पिता के मरने का ढंग से शोक भी नहीं मना पाया और उसे एक कबाड़ से अनाथालय में डाल दिया गया, जहां न खाने का कुछ ढंग का मिलता, न सोने और पहनने को। वहां के सारे बच्चे एकदम सूखे हुए से थे, कई बीमार से थे, जो ये दर्शा रहे थे कि इस ऑर्फेनेज के मैनेजर ने इन सब के नाम का डोनेशन आपने जेब में रख लिया है। करीब 5 साल बाद अक्षत वहां अनाथालय से भाग गया और अनाथालय वालों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। करते भी क्यों, उन्हें उसके भागने से क्या ही फर्क पड़ रहा था। उन्हें तब भी सरकार और लोगों की तरफ से डोनेशंस तो उतने ही मिल रहे थे जितना कि पहले मिल रहे थे। वो अकेला 10 साल का लड़का सड़कों पर नंगे पांव घूमता, भूखा प्यासा, तो उसकी हालत देख एक चाय वाले ने उसे अपने यहाँ रख लिया। ये कोई उस पर दया नहीं किया था, बल्कि चाय वाले ने उसमें फायदा देखा था।
वैसे अक्षत काफी मेहनती था, उसे किताबें भी पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन शायद उसके नसीब में ये सब नहीं था। बस सब किस्मत का खेल था। भले ही वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी तो गरीबी में ही कट रही थी। वो काफी मेहनत करता, उसकी लगन देखकर चाय वाले ने उससे स्कूल जाने की परमिशन दे दी। वो अब स्कूल जाने लगा था और स्कूल से आकर चाय की स्टॉल पर काम करता है। ऐसे ही वो अब क्लास 11th में आ गया और उसकी उम्र 16 साल थी। वो एक दिन अपने स्कूल से वापस आ ही रहा था। वो सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक एक ट्रक बेकाबू होकर उसे टक्कर कर जाती है। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अरे कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। लेकिन तब तक उसकी धड़कनें थम चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। शायद उसके पूरे परिवार के नसीब में यही था, एक्सीडेंट में मौत। मरने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक काली अंधेरी जगह पर पहुंच गया हो, जहां न कुछ दिखाई दे रहा था, न कुछ सुनाई। वो बोलने की कोशिश भी करता है, पर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक झटके के साथ वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक जंगल में लेटा पाता है। वो तुरंत उठ जाता है और अपने हाथ पैर देखने लगता है, जो कि सही सलामत थे, बस उसके कपड़े थोड़ा फटे पुराने थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। अभी अभी तो वो ट्रक के सामने था और बस यही मनाया जा रहा था कि उसकी मौत न हो, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस जंगल में पाता है। तभी उसका सिर दर्द करने लगता है। उसे कुछ याद आने लगता है। ये यादें इस लड़के की थी जिसके शरीर में अक्षत का रेनकार्नेशन हुआ था। दरअसल अक्षत रेनकार्नेट होकर एक दूसरी दुनिया में इस लड़के के शरीर में आ गया था। इस लड़के का शरीर थोड़ा कमजोर था। अक्षत को जो भी याद आ रहा था उन सब में इस लड़के की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, बिल्कुल उसी की तरह ही थी, एकदम बेकार, या कहे कि उससे भी बुरी। इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये कई कई दिनों से भूखा था और चलते चलते इस जंगल में आकर यही बेहोश होकर गिर गया और उसकी यही मौत हो गई। और उसके मरते ही अक्षत इसमें रेनकार्नेट यानी पुनर्जीवित हो गया। वैसे इस लड़के की भी उतनी ही उम्र थी जितनी उसकी थी। उसे अब इन यादों से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो यहाँ क्यों है। वो अपने हाथ पैर और बाकी के हिस्से देखने लगता है तो उसे सब काफी बदला बदला लग रहा था। वैसे भी सभी को अपने शरीर के बारे में काफी अच्छे से पता होता है। तब जाकर उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने अपने यहाँ कई मूवीज देखी थी जिसमें एक की आत्मा दूसरे में चली जाती है, लेकिन उसे तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो अपनी तरफ देख रहा था तो उसे इन पर भरोसा करना ही पड़ा। वो इन सब से बहुत ही हैरान था। अब उसका पेट दर्द करने लगा क्योंकि शरीर तो कई दिनों से भूखा था। अक्षत तो अपना पेट पकड़ लेता है। तभी उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, अरे लड़के तुम उठ गए। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक लड़की हाथ में कुछ फल लिए खड़ी थी। उसकी उम्र देखने से तो 25 से 26 की लग रही थी। वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। उसकी आवाज में काफी मधुरता थी। वो अक्षत के पास आकर उसे फल देते हुए बोली, पहले तो तुम ये सब खा लो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। अक्षत तुरंत ही उन फलों को खाने लगता है। वो लड़की कहती है, मैंने देखा कि तुम यहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े थे। मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गई थी कि तुम्हें भूख लगी होगी, तो बस तुम्हारे लिए फल लेने चली गई। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत वो सब खाते हुए ही कहता है, मेरा नाम अक्षत है। उसे न जाने ऐसे अच्छे और स्वादिष्ट फल खाए कितने साल हो गए थे। वो लड़की कहती है, अक्षत काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। वैसे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, या फिर तुम इस जंगल में भटक गए हो। अक्षत हाँ में सिर हिलाता है। वैसे भी उसे इस शरीर के पुराने मालिक की यादों में यही मिला था कि वो भी एक अनाथ था, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। वो लड़की कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस लड़की को अक्षत की ये हालत देखकर दया आ जाती है। अक्षत कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला देता है। वैसे भी उसे ये लड़की काफी अच्छी लग रही थी दिल से। तभी तो एक अनजान लड़के की मदद करने के लिए वो जंगल में जाकर फल लेकर आई थी। ये लड़की कोई और नहीं, भूमि ही थी। ये दुनिया मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन की दुनिया है। यहाँ अगर कुछ चलता था तो पावर चलता था, और जो पावरफुल होता था वही राज करता है। यहाँ कुछ सेक्ट भी बने हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र की देखरेख और सुरक्षा करते थे। यहाँ जो लोग कल्टीवेट करते थे उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता था, और वो बाहर से एनर्जी सोख कर अपना लेवल बढ़ते थे। यहाँ जो लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं उन्हें मामूली मनुष्य ही समझा जाता है, और यहाँ उनकी ज्यादा इज्जत भी नहीं की जाती है। उन्हें बस कीड़े मकोड़े ही समझा जाता है जिनके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है।
किसी को कल्टीवेटर बनने के लिए उसे अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को जागृत करना पड़ता है, तभी वो बाहर से एनर्जी सोखकर अपना लेवल बढ़ा सकता है। भूमि अक्षत को जंगल में बने एक छोटे से घर पर ले जाती है, जो कि एकदम खाली था। वो पहले किसी बूढ़े आदमी का हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद से वह खाली ही पड़ा है। यहाँ कोई रहने ही नहीं आया, क्योंकि पूरा जंगल खतरनाक जंगली तरह तरह के बीस्टों से भरा पड़ा है। वैसे वह घर जिस जगह पर था वहां थोड़ा कम खतरा है, पर आगे की पहाड़ियों में काफी खतरनाक खूंखार बीस्ट रहा करते हैं। भूमि उसे यहाँ ले आई थी। वो उससे बातें करती है तो उसे पता चलता है कि इस लड़के को तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, न ही उसे पढ़ना आता है न ही लिखना, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि उसकी ये हालत क्यों थी। इसलिए वो उसे अब सब कुछ सीखना शुरू करती है। वैसे यहाँ की भाषा और पृथ्वी की भाषा बोलने में समान ही थी, लेकिन लिखने में थोड़ा अलग है, इसलिए ही शुरू में अक्षत को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जल्द ही भूमि के समझाने पर वो सब समझने लगा और जल्द ही वो इन सबको पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ की भाषा लिखावट में हमारे यहाँ की संस्कृत भाषा से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, और अक्षत को पढ़ाई करना कितना पसंद है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरते वक्त भी उसे अपने स्कूल में होने वाली टेस्ट की पढ़ी थी। भूमि उससे कई सारी स्किल सीखने को कहती है। अक्षत वैसा ही करता है, क्योंकि उसे और कुछ करने को था भी नहीं यहाँ। ऐसे ही वो सीखते सीखते सब में उच्चतम बिंदु तक पर पहुंच गया। वो सब कुछ कर रहा था जो भी भूमि उसे करने को कहती। अब उसे यहाँ आए 3 साल हो गए थे। वो अब यहाँ क्या क्या होता है, क्या चलता है, सब समझ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए जीरो कल्टिवेशन सिर्फ सर एडवेंचर पर। लाइक सब्सक्राइब भी करें। चट्टू हंटिंग। अक्षत यहाँ के बारे में सब समझ गया था कि यहाँ सिर्फ कल्टीवेटर की ही चलती है। आम इंसान को तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, इसलिए वो एक कल्टीवेटर बनना चाहता है। वो मास्टर यानी कि भूमि की मदद से पावरफुल बन सके, इसके लिए वो भूमि की सारी बातें को मानता था। क्योंकि वो इतना तो जान गया था कि इस दुनिया में अगर किसी की चलती है तो वो सब है कल्टीवेटर की, और उसमें भी पावर पर ऊपर बैठे लोगों की। वो यहाँ कोई बहुत पावरफुल नहीं बनना चाहता था, लेकिन इतना तो बनना चाहता था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ही वो भूमि से हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसे कल्टीवेशन करना सिखा दे। अक्षत नीचे से उठता है। वो काफी तेजी से इस ढलान से नीचे गिरा था। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। उसको कई जगह चोट भी आई थी। खैर ये चोटें मामूली थी। वो अब एक सांस छोड़ता है, मानो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बड़बड़ाता है, चल अक्षत, अब से तुझे अकेले ही रहना है। वैसे भी इस दुनिया में तू अकेले ही आया है। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है, जो उसे ऐसी हालत में देखते ही चौंक जाता है। अक्षत उसे देखते ही कहता है, टॉमी तुम तो कमाल के हो। तुमने दरवाजा खुलते ही समझ लिया कि मैं आ गया हूँ। ये बुरा भी नहीं था, तुम यहाँ सभी कुछ सीख गए हो। टॉमी को उसे ऐसे देखते देख वो कहता है, अरे मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए मेरी यह हालत है। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहता है, डॉगी वो मास्टर तो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। उन्होंने जो भी कहा मैंने वो सब किया, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। वो कैसे मुझे ऐसे छोड़कर जा सकती है, मुझे बिना कल्टीवेशन करना सिखाए। ये कहते हुए अक्षत काफी मायूस था, पर टॉमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अक्षत किस बारे में बात कर रहा है और कौन सी मास्टर। दरअसल भूमि ने ये घर अक्षत को दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो कभी यहाँ नहीं आई और टॉमी तो बाद में आया था। भूमि उससे एक निश्चित स्थान पर मिलती थी जहां वो उसे सब कुछ सिखाती थी, इसलिए ही टॉमी को नहीं पता था कि अक्षत किसी के बारे में बात कर रहा है। वैसे अक्षत ने भूमि से पूछा था कि वह कहाँ चली जाती है, लेकिन भूमि ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ रहती है और कहाँ जाती है। अक्षत आगे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे ऐसे ही बिना कुछ बताए चली जाएगी। ये पूरी जगह तो खतरनाक जंगली बीस्टों और कल्टीवेटरों से भरा पड़ा है। इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम शैव कॉन्टिनेंट है और इसमें कई सारे सेक्ट हैं, छोटे से लेकर कर बड़े सेक्ट। शैव कॉन्टिनेंट ही इस पूरी जगह में था और इसी में एक छोटी सी जगह स्पीति वैली में अक्षत था। ऐसा कह सकते हैं कि शैव कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ के 7 कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए तो इतना बड़ा था, और ये स्पीति वैली नेपाल के जितना बड़ा था। यहाँ लोग जो है वो नीचे मैदान में बसे हुए थे और अक्षत यहाँ पहाड़ियों पर अकेले रहता था। अक्षत को काफी बुरा लग रहा था उसके मास्टर के जाने का सोचकर, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं कल फिर जाऊंगा। शायद मास्टर मुझसे मजाक कर रही हो और मास्टर से कुछ जरूर सीखूंगा।
इतना कहकर वो टॉमी की तरफ देखने लगता है जो अपना मुंह गिराए हुए था। वो उसको सहलाते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे डॉगी टॉमी, लगता है तुम भूखे हो, मेरा इंतजार करो, अब हम हंटिंग करने चलेंगे। ये सुनते ही टॉमी भाऊ भाऊ करने लगता है और उसे चाटने लगता है। अक्षत कहता है, अरे रुक जाओ, मुझे कई जगह अभी चोट लगी है और मेरे कपड़े भी अभी फटे हुए हैं। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है और तैयार होने लगता है शिकार पर जाने के लिए। इधर ऊपर पहाड़ियों पर एक ईगल का पीछा एक लड़की अपने तलवार पर उड़ते हुए कर रही थी। यहाँ पर किसी तलवार या किसी खजाने के ऊपर होकर उड़ना आम बात है। अक्सर कल्टीवेटर ऐसे ही हवा में उड़ा करते हैं। जो लोग भी मार्शल लेवल 9 या उससे ऊपर के होते हैं, केवल वही लोग बिना किसी खजाने या तलवार के उड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर पाए जाने वाले बीस्ट की ताकत उसी लेवल के इंसानों से थोड़ा ज्यादा होती है। वैसे ये ईगल बीस्ट मार्शल लेवल 4 के एकदम पीक पर था, यानी मार्शल लेवल 5 से एक कदम दूर, और जो लड़की उसका पीछा कर रही थी वो अभी मार्शल लेवल 4 की शुरुआती स्टेज पर थी। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम बुरे बेस्ट, हमारा स्पीति वैली सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दरअसल ये लड़की स्पीति वैली सेक्ट के सेक्ट लीडर की बेटी वामिका शर्मा है। वो ईगल कहता है, तुम्हारा स्पीति वैली सेक्ट क्या छोड़ेगा, तुम पहले मुझसे तो बचकर दिखाओ। इतना कहते ही वो तुरंत काफी तेजी से अपनी दिशा बदलता है और जोर से आवाज करके वामिका पर हमला कर देता है। वामिका उसके ऐसे अचानक से हमला करने पर चौंक जाती है। उसने ये उम्मीद नहीं ली थी कि वो ईगल उस पर ऐसे हमला कर देगा। वो झट से एक दूसरी तलवार निकालकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रही थी, लेकिन उसे देर हो चुकी थी और वामिका उसके अचानक हमले से बच नहीं पाती और उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अब गिरने लगती है। वो मन में सोचने लगती है कि सच में हम जैसों का हवा में लड़ना लिमिटेड हो जाता है, इन जैसे हवा में उड़ने वाले बीस्ट की तुलना में। वैसे ये सब ईगल का प्लान था, जो कि उसने पूरा भी कर लिया था। वो अब तक वामिका से सिर्फ भाग रहा था, जबकि वो वामिका से ज्यादा पावरफुल था। वो भागते भागते उसे स्पीति वैली के इन पहाड़ियों पर ले आ गया और इधर वामिका भी कब से उसका पीछा कर रही थी, तो उसे तो यही लग रहा था कि ये ईगल उससे डर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस ईगल ने जैसे ही मौका पाया उसने वामिका पर हमला कर दिया। अब उसका प्लान जो काम कर गया था, वो अगर इन पहाड़ियों पर वामिका को गिरा देगा तो उससे वामिका काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। उसने उसे यहाँ पर लाकर इसलिए ही हमला किया था ताकि वो कम से कम घायल होकर वामिका को खत्म कर सके। वामिका अब जब गिर रही थी तो वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मैं मरने जा रही हूँ। सच में ये ईगल तो काफी चालाक निकला। वो ईगल फिर से एक अटैक की पोजीशन बनाते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे नीचे जमीन और मैदान में लड़ूंगा? तुम मुझे इतना मूर्ख समझती हो? चलो अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब मरो। बू उसने आवाज की। इतना कहकर वो फिर से एक हमला वामिका पर कर देता है और वामिका सीधे जमीन पर गिरती है। वामिका के मुंह से निकलता है कि क्या यही है अपने मार्शल लेवल पीक और शुरुआती लेवल के बीच का अंतर? फिर वो कहती है, मैं जितना अच्छा कर सकती थी मैंने उतना किया, माफ करना पिताजी कि मुझे अब यहाँ ऐसे मरना पड़ रहा है, मैं अपने सेक्ट को नहीं बचा पाए। इधर अक्षत एक पत्थर पर खड़ा होकर उस ईगल को देखते ही बोलता है, अरे बाप रे, देखो टॉमी, मैंने एक काफी बड़ा सा बर्ड देखा है। टॉमी, आज तो तुम्हें रोस्टेड बर्ड लेग पीस मिलेगा। इतना कहकर वो तुरंत ही अपना धनुष निकालकर उसे पर तीर चढ़ा लेता है और उस ईगल पर निशाना लगाने लगता है। वो ईगल अक्षत की आवाज सुन लेता है। वैसे भी अक्षत ने यह एक्साइटेड होकर काफी जोर की आवाज में कहा था। वो इधर अब उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाता है, बर्ड? कैसा बर्ड? मैं आसमान का राजा ईगल हूँ, तुम मुझे बर्ड कह रहे हो? फिर वो गुस्से से कहता है, एक मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें मरना है क्या? तो मरो फिर। इतना कहकर वो तेजी से अक्षत की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। वो कुछ ही दूरी बढ़ पाता है कि तभी उसे अपने सीने में दर्द होने लगता है। जब वो अपने सीने की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। पता नहीं कब एक तीर उसके दिल में घुस चुका था। वो तो उसकी बॉडी पावरफुल थी, नहीं तो वो तीर शायद उसके सीने को छेद करके निकल जाती। वो अब दर्द में था। वो चिल्लाता है, यह नहीं हो सकता, और इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे और आंखों में बस शौक था। वो इतना ही कह पाता है कि मैं एक मामूली से इंसान के हाथों मारा गया। उसे ये शौक तो लगना ही था, क्योंकि वो एक आकाश का राजा कहे जाने वाला बीस्ट था, जिसे अपने आप पर काफी घमंड होता है। तभी तो लोग इन्हें पालतू भी नहीं बना पाते, और वो एक मामूली से इंसान के हाथों मारा गया। अब तो उसके जाति वाले क्या कहेंगे, उससे थूकेंगे, उस पर थूकेंगे। इतना सोचने के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इतने सदमे में जो था।
वो ईगल वामिका के बगल में ही गिरा था। वो अब ईगल को देखने लगती है और उस तीर को भी जो उसके सीने में घुसा पड़ा था। उसके मन में बस यही चलता है कि यह किस प्रकार का तीर है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ईगल भी इससे बच नहीं पाया। वैसे ईगल एक ऐसा बीस्ट था जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। उनकी स्पीड ही उनके हमले को और भी खतरनाक बनाती है। वामिका अब तक इस ईगल का पीछा इसलिए ही कर पाई थी क्योंकि वो ईगल जानबूझकर धीमे उड़ रहा था ताकि वो वामिका को अपने पीछे ला सके। तभी उसके तरफ टॉमी दौड़ते हुए आने लगता है, जिसके पीछे से एक आवाज आ रही थी, टॉमी टॉमी रुक जाओ, धीरे चलो, कोई और उसे नहीं लेने वाला। वामिका उस कुत्ते को देखते हुए बड़बड़ाती है, क्या इस कुत्ते का नाम टॉमी है? तभी वो उसे ध्यान से देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस डॉगी से जो एनर्जी बाहर आ रही थी वो समझ गई कि यह कोई मामूली डॉगी नहीं है बल्कि मार्शल लेवल 9 के ऊपर का एक बीस्ट है। एक लेवल पार। वामिका सोचती है कि जिस आदमी ने इस जैसे मार्शल लेवल 9 के ऊपर के बीस्ट को पालतू बना रखा है वो कितना पावरफुल होगा। ये सोचते ही वो अपनी पूरी जान लगा देती है खड़ा होने में। लेकिन जैसा कि उस पर ईगल ने हमला किया था उसकी हालत तो ठीक नहीं थी। उसे चोट काफी लगी थी तो उससे दर्द भी हो रहा था। तभी वहां अक्षत आ जाता है जो टॉमी को वहां बैठा देख कहता है, क्या हुआ टॉमी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तभी उसकी नजर सामने खराब हालत में खड़ी वामिका पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके दिल के तार बजने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल किसी आसमान से उतरी परी की तरह। वामिका उसे देखकर सोचने लगती है कि मैं इनकी एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ और ना ही इनका कल्टीवेशन लेवल देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि इन्होंने उसे छिपा कर रखा है। एक एक्सपर्ट से यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो घुटने पर आकर कहती है, सीनियर, मेरी मदद करने के लिए। वो इतना ही कह पाई थी कि उसकी आंखें बंद होने लगती है। वामिका सोचने लगती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखें बंद क्यों हो रजाई हैं? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घायल थी और उसका काफी सारा खून बह चुका था। अक्षत तो उसे अपने सामने घुटने पर आता देख चौंक जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसे देखकर ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। पर वो आगे कुछ और भी सोच पता कि वो देखता है कि वामिका तो बेहोश हो गई। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। वो उसे उठाने की भी कोशिश करते हुए कहता है, मिस क्या हुआ आपको? पर उसको अपने सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि वामिका बेहोश जो पड़ी थी। वो वामिक के कंडीशन को देखता है और कहता है, इनका तो काफी सारा खून बह गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी देर तक अपने आप को बेहोश होने से रोक रखा था। इसका मतलब ये जरूर कोई कल्टीवेटर होगी क्योंकि ऐसा सिर्फ वही लोग कर पाते हैं। अक्षत अब वामिका को उठाकर अपने घर की ओर चलने लगता है और टॉमी को वो कह देता है कि वो उस ईगल को लेकर आए। टॉमी उसकी बातें सुनकर भाऊ भाऊ करता है और उस ईगल के पंजे को अपने जबड़े में भरकर खींचते हुए अक्षत के पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे वो ईगल काफी बड़ा था, करीब 1 मीटर का, और काफी भारी भी था। वैसे जब ये पैदा होते हैं तब यह ऐसे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे यह अपने लेवल को बढ़ाते हैं तो इनकी साइज और स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है और साथ में इनकी बुद्धि भी बढ़ने लगती है। ये और भी चालक और खतरनाक, घमंडी होते जाते हैं। शायद तभी इनसे लड़ना आसान नहीं होता है। अक्षत वामिका को लाकर बेड पर लेटा देता है और फिर वो कुछ जड़ी बूटियां को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर वामिका के घाव पर लगाने लगता है। पर यह करने के लिए उसने काफी हिम्मत जुटाई थी। दरअसल उस ईगल ने वामिका के पेट पर हमला किया था और वहां वो जड़ी बूटियां वाला पेस्ट लगाने में अक्षत को शर्म आ रही थी। आज तक उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था, शायद इसलिए, या कहे कि अपनी माँ के अलावा किसी लड़की को नहीं छुआ था। वो बेचारा अपनी दुनिया में भी सिंगल ही था, जबकि उसके कई फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और वो इस दुनिया में भी अभी तक सिंगल ही है। उसने उसको कुछ जड़ी बूटियां का रस वामिका के मुंह में भी डाल दिया जिससे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। सब काम खत्म करने के बाद वो बड़बड़ाता है, अब सब इनके ऊपर है कि इन्हें कब होश आता है। मैंने तो सब अपनी तरफ से कर ही दिया है। वामिका के घाव अब काफी तेजी से भर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो 2 घंटे में उसके सारे घाव भर जाएंगे। अक्षत कहता है, हालांकि मैंने मेडिसिन में मास्टरी तो की है, लेकिन वो सिर्फ मामूली इंसानों के लिए ही था। कल्टीवेटरों का तो पता नहीं कि इन पर यह कैसे काम करेगा। अगर मैं भी कल्टीवेशन कर सकता तो शायद बात कुछ और होती। ये कहते हुए वो अपना हाथ देखने लगता है। उसके चेहरे पर थोड़ा उदासी भी आ जाती है। तभी वो बड़बड़ाने लगता है, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन सच में ऐसे आसमान में उड़ना कितना मजेदार होता होगा। तभी उसे कुछ बाहर से टकराने की आवाज आती है तो उसे याद आता है कि उसका डॉगी टॉमी तो अभी बाहर ही मस्ती कर रहा है उस ईगल के बॉडी के साथ।
इसलिए वो बाहर चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद वामिका को होश आता है, वो उठकर बैठ जाती है। वो उठकर अपने आसपास हैरानी से देखने लगती है और बड़बड़ाती है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी उसे अपने चोटों का याद आता है और जब वो उस तरफ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी से अपने हाथों और उन घावों को देखने लगती है। वो इन्हें छूती भी है ताकि यह कंफर्म कर सके कि वो जो देख रही है वह सच है। वो बड़बड़ाती है, अगर समय की बात की जाए तो मुझे बेहोश हुए करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे हो चुके हैं। क्योंकि वो एक कल्टीवेटर थी तो वो अपने आसपास के माहौल और नेचर को देखकर समय का अंदाजा लगा सकती थी। वो आगे कहती है, मेरे चोट पूरा ठीक हो चुके हैं, इनमें तो उसके निशान तक नहीं है। ये किस प्रकार की मेडिसिन है जो इतनी तेज रिकवरी करती है? उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले वो एक 19-20 साल के लड़के से मिली थी और उसके पास एक मार्शल लेवल 9 से ऊपर का 20 था। वो कहती है, वो लड़का नहीं, सीनियर जरूर एक योगी होंगे जो यहाँ इस जंगल में अकेले रह रहे होंगे। योगी उन कल्टीवेटरों को कहा जाता है जो अपने कल्टीवेशन और अपनी समझ बढ़ाने के लिए अक्सर अकेले रहकर उनका अभ्यास करते रहते हैं और अपनी कल्टीवेशन और समझ बढ़ते रहते हैं। ये लोग संसार के अन्य लोगों से अपने आप को अलग रखे रहते हैं और बस अपने आप पर ही फोकस किए रहते हैं। तभी भूमिका का ध्यान अपने लेटे हुए बेड पर जाता है और वो उस पर लेटे लेटे ही घूमने लगती है, बिल्कुल किसी सांप की तरह, और खुश होते हुए कहती, अरे ये बेड कितना मुलायम और आरामदायक है। तभी उसकी नज़र उस कंबल के सिले गए पैटर्न पर जाती है तो वो तो इसे देखकर बड़बड़ाती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे सिला नहीं गया है बल्कि इस पर तो एक आंट की गई है और इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वामिका का ध्यान कमरे में टांगे गए पेंटिंग पर जाता है और वो बड़बड़ाती है, ये किस प्रकार की पेंटिंग है? वो कुछ इससे आगे भी बोल पाती कि उसकी चेतना उस पेंटिंग के अंदर खींची चली जाती है और जब वो अपने आप को देखती है तो वो अपने आप को उस पेंटिंग के अंदर पाती है। उस पेंटिंग के अंदर मानो एक अलग ही दुनिया बसी हो। वहां झरने से पानी गिर रहा था और पक्षी चहचहा रही थी। ये सब वामिका अपनी आंखों से देख रही थी और वो झरने से पानी गिरने की आवाज भी सुन सकती थी। वो बड़बड़ाती है, क्या यह इस पेंटिंग की दुनिया है? आखिर यह पेंटिंग है किस लेवल की जिसमें एक अलग सारी दुनिया बसी पड़ी है? वैसे उस पेंटिंग में वामिका की सिर्फ चेतना ही गई थी। उसकी बॉडी बाहर ही बेड पर बैठी हुई ध्यान की मुद्रा में थी और उसका शरीर आसपास की हवा में फैली एनर्जी को काफी तेजी से सोख रही थी। वामिका की चेतना अभी भी उस पेंटिंग में ही थी। वो अब सामने हवा में तैर रहे शब्दों को देखने लगती है जो वहां हवा में ही एक अलग सी आभा मंडल बिखेर रहे थे। वो अब उन्हें पढ़ने लगती है। तुम निराश न हो, क्या तुमने ये देखा कि कैसे ये नेचर तुम्हारी स्वागत कर रही है? ये झरने, ये पेड़, ये पक्षी सभी बस तुम्हारा ही स्वागत कर रहे हैं। अब तुम इन्हें अपने आप में महसूस करो और छोड़ दो यह निराशा और अपने अंदर की एनर्जी को ऐसे ही खुले में बहने दो जब तक वो उस रुकावट के द्वार को तोड़ न दे। इतना पढ़ते ही वामिका का लेवल बढ़ने लगता है। वह बढ़ते बढ़ते मार्शल लेवल 4 के पीक पर और एक झटके के साथ ही वो मार्शल लेवल 5 पर पहुंच जाती है और इसी के साथ उसकी चेतना वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। वो अब अपनी आंखें खोल लेती है और अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखने लगती है। वो सच में मार्शल लेवल 5 की शुरुआती स्टेज पर पहुंच चुकी है। वो यह पावर और बदलाव अपने शरीर में महसूस कर सकती थी। उसे तो अभी तक यही यकीन नहीं हो रहा था कि यह पेंटिंग इस लेवल पर है कि उसके अंदर एक छोटी सी अलग ही दुनिया है। उसमें बने सभी कैरेक्टर जिंदा है और तभी उसे एक और झटका लगा कि मात्रा कुछ शब्द पढ़ने से ही उसका मार्शल लेवल एक लेवल से बढ़ गया, जिसे बढ़ाने में शायद अभी उसे काफी समय लगता। लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्दों के पढ़ने से ही हो गया था, तो ये हैरानी वाली बात तो थी। वामिका का सोचने लगती है कि आखिर ये सीनियर है कौन, जिनकी पेंटिंग भी एक कीमती खजाने से कम नहीं है। तभी वहां अक्षत आ जाता है। वो वामिका को बैठे देख कहता है, ओ तो मिस आप उठ गई, चलिए अच्छी बात है। वैसे आपको काफी ज्यादा चोटें आई थी, फिर मैंने आपका इलाज तो कर दिया है, पर मुझे नहीं पता कि वो सारी मेडिसिन आप पर काम करेगी भी कि नहीं। वामिका तो पहले ही अक्षत से काफी हैरान थी। उसने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि आखिर आप आए कहां से हैं, आप हैं कौन? अक्षत एक बार के लिए उसका ये सवाल सुनकर चुप पड़ जाता है, फिर कहता है, शायद तुमने उसके बारे में सुना होगा। उस जगह का नाम पृथ्वी है।